जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह रोशन और आप देख रहे हैं रुद्रा ट्यूटोरियल्स। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है मानव पाचन तंत्र, जिसे अंग्रेजी में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले हम सिस्टम के बारे में जानेंगे। सिस्टम क्या है? जिस प्रकार हम लोग कंप्यूटर के सारे डिवाइस को मिलाने पर हम लोग उसे सिस्टम कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर का मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू इत्यादि होते हैं। कंप्यूटर में आप देखेंगे तो उसमें दो प्रकार के डिवाइस होते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। उसी प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम में भी दो प्रकार के अंग है। पहला है आहार नाल और दूसरे को कहते हैं पाचक ग्रंथि। तो आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। आहार नाल में सबसे पहला भाग होता है मुख गुहा, फिर ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदाद्वार। ये आपका आहार नाल का ये सब भाग है। और दूसरा में पाचक ग्रंथि में ग्रंथियाँ होती हैं लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि और लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय और आंत्र ग्रंथि। ये दो प्रकार के होते हैं। इन दोनों को मिलाने पर क्या बनता है? पाचन तंत्र। ठीक है। जिस प्रकार कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस को मिलाकर क्या बनता है? एक सिस्टम। उसी प्रकार आहार नाल और पाचक ग्रंथि को आपस में मिलाने पर बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। इन दोनों को मिलाने पर क्या बनता है? पाचन तंत्र। तो आप लोग जान गए, मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक को क्या कहते हैं? आहार नाल। और इसमें लगी हुई ये सब अंग जो ग्रंथियां हैं, इनको क्या कहते हैं? पाचक ग्रंथि। आइए अब हम जानते हैं पाचन में होता क्या है। पाचन में जटिल रचना को सरल रचना में बदला जाता है। आइए इसको हम समझते हैं। हमारे शरीर में बहुत छोटी छोटी रुधिर वाहिका होती हैं, जो रुधिर वाहिका बहुत छोटी छोटी होती हैं। ठीक है। रुधिर मतलब ब्लड। तो ब्लड का कण बहुत छोटा छोटा होता है और वही कण उस भोज्य पदार्थ को उठाकर ले जाता है कोशिका तक, और कोशिका भी बहुत छोटा होता है। तो इसलिए भोजन को सरल रूप में बदला जाता है। सरल रूप मतलब रुधिर वाहिकाओं को ले जाने योग्य बनाया जाता है। जिस प्रकार हम लोग बचपन में देखते आ रहे हैं या अभी भी देखते हैं कि जैसे कोई किसान है तो क्या करता है, उसके पास अगर फसल का बड़ा बंडल है तो यदि छोटा बच्चा उसको उस बंडल को ले जाना चाहे, जिद करे कि नहीं हम ले जाएंगे, तो वह किसान क्या करता है? बड़े बंडल को खोलता है और उसे छोटे छोटे बंडलों में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। उतना बड़ा बंडल बनाता है जितना बड़ा वो बच्चा आसानी से उठाकर उस स्थान तक ले जा सके जहाँ तक उसको ले जाना है। ठीक है। बड़े बंडल को छोटे छोटे टुकड़ों में वो बांट देता है। उसी प्रकार जटिल रचना को सरल रचना में बदल दिया जाता है शरीर के मुताबिक। जल और विटामिन्स और खनिज पदार्थ छोटे होते हैं। ठीक है। जल आप देखे हैं, जल मतलब पानी, वाटर,
वो कितना छोटा छोटा होता है। तो जल, विटामिन्स और खनिज पदार्थ छोटे होते हैं, अतः इनका पाचन नहीं होता है। इनका पाचन नहीं होता है, ये पाचन क्रिया में सम्मिलित नहीं होते हैं, इनका अवशोषण होता है, ये सीधे सोख लिए जाते हैं। ठीक है, ये जल और विटामिन्स और खनिज पदार्थ ये सीधे सोख लिए जाते हैं। पाचन एक फिजियो और केमिकल प्रक्रिया है। तो पाचन दो प्रकार से होता है, एक फिजिकल होता है, भौतिक होता है, भौतिकी होता है, और एक रासायनिक। तो भौतिकी मतलब कि फिजियो मतलब जैसे उसको हम लोग दांत से भोजन को चबाते हैं, तो ये क्या हुआ, ये भौतिकी हुआ। हम लोग दांत से उसको चबाते हैं, चबाकर छोटे छोटे टुकड़े में बदल देते हैं। ठीक है, और रासायनिक क्रिया का मतलब ये हुआ कि जो एंजाइम है हमारे ग्रंथियों द्वारा जो रस निकल रहा है, और जो एंजाइम हैं वो क्या कहते हैं, और रासायनिक क्रिया से उस भोजन को और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। तो ये पाचन एक फिजियो और केमिकल प्रक्रिया है। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण। पाचन का मुख्य कार्य क्या है? पाचन का मुख्य कार्य ये है कि उसका मेन उद्देश्य ये है कि उससे ऊर्जा का निर्माण करना। ठीक है, पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना, ये उसका मुख्य कार्य है। आइए हम जानते हैं कि पाचन, पहले भोजन हमारे मुख में आता है, मुंह में, माउथ में, बक्कल कैविटी में। उसके बाद उसको दांतों के द्वारा उसको कूचा जाता है, काटा जाता है, उससे और छोटे छोटे टुकड़ों में पीसा जाता है। उसके बाद वो जब दांत उसको काटता है तो जीभ की जो मसल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, उसको लार में तो उसको मिला देती हैं। ठीक है, तो पहला पाचन तो दांत से हो गया, दूसरा वो लार ग्रंथि द्वारा लार से उसको मिला दिया गया। हम लोग कोई भोजन खाते हैं तो हमारे मुख में पानी आ जाता है, तो पानी नहीं होता है, वो क्या होता है, लार होता है। और लार उसे लाला रस भी कहते हैं। वो कहाँ से आता है? लार ग्रंथियों के माध्यम से आता है। मुख गुहा में मतलब बक्कल कैविटी में 3 जोड़ी लार ग्रंथि, मतलब कि 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं। हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं। 3 जोड़ी मतलब 6 हो, 3 एक साइड, 3 एक साइड। और इसमें से 1.5 लीटर लार, 1.5 लीटर, ठीक है, 1.5 लीटर मतलब 1/2 लीटर। तो ये क्या होता है, पूरे दिन में निकलता है हमारे मुख से। ये नहीं एक बार में ही मतलब एक बार में ही 1.5 लीटर मतलब लार निकल जाए, ऐसी बात नहीं है। वो हमेशा थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो तीनों का नाम है, पहले का नाम है पैरोटिड, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पैरोटिड ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और ये सर्प में विष धारण करता है। मतलब ये सर्प में मतलब कि पैरोटिड, सर्प के पैरोटिड में विष भरा होता है। दूसरा है सबलिंगुअल और तीसरा है सबमेंडिबुलर। ये 3 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है। तो दांत से भोजन को काटने के बाद जीभ क्या करता है, उसको मिला देता है, किसमें, लार में। तो
क्या होता है, लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे लार एमिलेस एंजाइम कहते हैं। लार एमिलेस एंजाइम मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। ये क्या करता है, लार एमिलेस एंजाइम लार में पाया जाता है और ये मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है, मतलब तोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद वह भोज्य पदार्थ मुख से ग्रसिका मतलब ग्रास नली से होकर आमाशय मतलब स्टमक में आता है। ठीक है, तो ग्रसिका से होकर वह भोजन जो मुंह में तोड़ दिया गया है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया गया है, वो कहाँ आता है, स्टमक में। देखिए, जो ग्रसिका होता है इसकी जो भित्ति होती है बहुत ही कोमल होता है। ठीक है, बहुत ही कोमल, और इसको किसी प्रकार की हानि न हो इसके लिए भोजन को पहले मुख में लार में मिला दिया जाता है, जिससे वह आसानी से इसमें से गुजर सके। तो इसकी लंबाई, ग्रसिका की लंबाई मतलब इसको अंग्रेजी में इसोफेगस कहते हैं, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। और इसमें भोजन ये नहीं कि यहाँ से खाए डायरेक्ट आगे स्टमक में गिर जाए, धप बोलता रहे, ऐसी बात नहीं है। ये यहाँ से कोई भोजन खाएगा तो ये नहीं कि इसी में धड़ाम से पूरा भोजन गिरे और बोलता रहे, आवाज़ करे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसको क्रमाकुचक गति, क्रमाकुचक गति मतलब उसको क्रम वाइज क्रम धीरे 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 इसको कहाँ भेजता है, स्टमक में, क्रमाकुचक गति। तो ये क्रमाकुचक मतलब क्रम वाइज क्रम वह उस भोजन को धीमे धीमे सरकाते हुए फिसलाते हुए स्टमक में ले आता है। और इसमें ग्रसिका में पाचन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसमें पाचन नहीं होता है। ठीक है, ग्रसिका में पाचन क्रिया नहीं होती है। तो यदि प्रश्न पूछे कि शरीर के किस अंग में पाचन क्रिया नहीं होती है, तो ग्रसिका में पाचन क्रिया नहीं होती है। और इसके बाद भोजन सीधे स्टमक में आएगा। तो स्टमक में भोजन 4 घंटा रहता है। ठीक है, यदि प्रश्न पूछा है कि स्टमक में भोजन कितने समय तक रहता है, तो आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। और ये बहुत पाचन तंत्र का बड़ा भाग है, और ये भोजन के आने के बाद ये क्या करता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, और आमाशय 3 भागों में बटा होता है, 3 भागों में। ठीक है, पहला में तो HCl और दूसरे में एक कांटेनुमा इसमें एक संरचना होती है। इसीलिए भोजन अगर भूख लगता है तो पेट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो कांटेनुमा संरचना होता है वह इसमें धंसने लगता है, गड़ता है, धंसता है और वो दर्द करता है। ठीक है, इसके बाद आमाशय क्या करता है, स्टमक क्या करता है, उस भोजन को अन्य पाचक रस में उसको मिलाता है। ठीक है, उसको तो इसमें एक ग्रंथि होता है जठर ग्रंथि, और उसमें से एक रस निकलता है, एंजाइम निकलता है जठर रस। और उसमें क्या होता है, जठर ग्रंथि के जठर रस में से एक निकलता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा निकलता है प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, और तीसरा उसमें से निकलता है श्लेष्मा जठर रस में से। और ये क्या
ये HCl क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भोजन के साथ आने वाले सारे कीटाणुओं को मार देता है और भोजन को अम्लीय कर देता है। ये भोजन को अम्लीय माध्यम में बदल देता है और अम्लीय माध्यम होने के कारण ही पेप्सिन एंजाइम इस पे आसानी से काम कर सकता है, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम उसी शर्त पे काम करेगा जब ये अम्लीय हो, और HCl वही कार्य करता है, इसको क्या करता है, अम्लीय कर देता है, जिससे पेप्सिन एंजाइम अपना कार्य आसानी से कर सके। ठीक है। और पेप्सिन एंजाइम, और ये जो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है, और श्लेष्मा, ये श्लेष्मा जो होता है ये स्टमक के दीवालों की सुरक्षा करता है। अरे भाई वो केमिकल है, अम्ल है, एसिड है, तो वो क्या करेगा, जब भोजन को गला दे रहा है, उसमें आने वाले भोजन में मांस वगैरह सबको गला दे रहा है, तो ये भी तो एक मांस से बना हुआ थैला है, तो इसको क्यों नहीं वो गलाएगा। तो इसीलिए श्लेष्मा क्या करता है, इसके दीवालों की सुरक्षा करता है, इसके दीवालों के, और इसके दीवार के अलावा जो भी भोज्य पदार्थ होता है वो इसी में गल जाता है। ठीक है। इसके बाद भोजन स्टमक से हमारे छोटे आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत मतलब क्षुद्रांत, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो ये छोटे आंत में चला जाता है, जिसमें लीवर से निकलने वाला पित्त रस जो पित्ताशय में इकट्ठा रहता है, वह इसमें आकर, और ये पैंक्रियाज, अग्नाशयी रस दोनों आकर उस भोजन में मिल जाते हैं। अब अग्नाशयी रस को काम करने के लिए, पैंक्रियास्टिक जूस को काम करने के लिए भोजन का क्षारीय होना आवश्यक है। भोजन स्टमक से छोटी आंत में आता है, जो कि अवरोधी पेशी द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है। उस भोजन पर नियंत्रण अवरोधी पेशी द्वारा किया जाता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ठीक है। छोटी आंत जो है ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जो कुंडलित होता है। कुंडलित होने के कारण ही छोटे से स्थान में भी आ जाता है, ये फिट हो जाता है छोटे से स्थान में भी, क्योंकि ये कुंडलित होता है। और स्टमक से जब भोजन छोटी आंत में आता है तो ये अवरोधी पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये जो छोटी आंत है यह हर जानवर में अलग अलग होता है, हर जीव में अलग अलग होता है। शाकाहारी जितने भी जीव होते हैं उनमें ये छोटी आंत बहुत बड़ी होती है, क्योंकि ये सेल्यूलोज को पचाने में सहायता करता है। जो पशु हैं, जो शाकाहारी है, जो घास वगैरह खाते हैं, तो उनका छोटी आंत बड़ा होता है, क्योंकि उनको सेल्यूलोज पचाना होता है। और मांसाहारी जीवों में ये क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि मांस आसानी से पच जाता है, तो इसलिए उसमें छोटा होता है, छोटी आंत छोटा होता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत जो मांसाहारी जीव हैं उनमें छोटा, और जो शाकाहारी जीव हैं उनमें बड़ा होता है। क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। ये क्या है, ये छोटी आंत जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन होता है। तो जब भोजन स्टमक से
छोटी आंत में आता है तो ये अवरोधी पेशी द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। और इसमें भोजन आता है तो ये अम्लीय होता है। तो अग्नाशयी रस को कार्य करने के लिए क्षारीय माध्यम आवश्यक है। अग्नाशयी रस को कार्य करने के लिए क्षारीय माध्यम जरूरी है। तो क्षारीय माध्यम करने के लिए लीवर जो पित्त रस अपना पित्ताशय में रखता है, तो ये पित्ताशय से पित्त रस जब निकल के आता है उसी भोजन में, तो पित्त रस से भोजन अम्लीय से क्षारीय हो जाता है। ठीक है, पित्त रस ही उस अम्लीय माध्यम के भोजन को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद ही अग्नाशयी रस उस भोजन पर कार्य करता है। तो अग्नाशयी रस में प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है प्रोटीन का पाचन करने के लिए, ठीक है, प्रोटीन का कुछ इसमें खंडित हुआ, कुछ छोटा छोटा टुकड़ा हुआ, कुछ इसमें टुकड़ा हो रहा है, तो ये ट्रिप्सिन के माध्यम से टुकड़ा हो रहा है। और ट्रिप्सिन अर्थात अग्नाशयी रस क्षारीय माध्यम में कार्य करता है, जो कि क्षारीय माध्यम भोजन को करने के लिए पित्ताशय से पित्त रस निकलता है और इसे अम्लीय से क्षारीय कर देता है। ठीक है, अब भोजन छोटी आंत में घूमता है और ये आधे पचे हुए भोजन को काइम कहते हैं। तो ये जो छोटी आंत है इसमें भी एक रस पाया जाता है। तो ये क्या करता है, आंत्र रस, ये छोटी आंत रस छोड़ता है। तो आंत रस में उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, ठीक है, आंत्र रस क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आप समझ गए कि क्या करता है। अग्नाशयी रस क्या करता है, लीवर क्या करता है, सारी चीज़ बता दिए। अब आया आंत्र रस की पारी। तो आंत्र रस क्या करता है, ये इसका जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये आंत्र रस। और छोटी आंत में एक उंगली नुमा संरचना होती है, उंगलियों की तरह, फिंगर की तरह, उसे दीर्घ रोम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में विलाई या विली कहते हैं। ये छोटे जो उंगली नुमा दीर्घ रोम हैं, ये क्या करते हैं, भोजन में से जो पाचक पदार्थ है, जो भी भोज्य पदार्थ है, उसे क्या करते हैं, सोख लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं भोजन में से, मतलब काइम में से जो भी भोज्य पदार्थ है उसे क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और अवशोषित कर कर इसे रुधिर वाहिका, इसे क्या करते हैं, रुधिर वाहिका के द्वारा इसको कोशिकाओं में भेज देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। छोटी आंत में उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, वैसे दोनों आंत में पाई जाती हैं। तो आप इतना ही ध्यान दीजिए कि आंत में उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हिंदी में दीर्घ रोम और अंग्रेजी में विलाई या विली कहते हैं। ये क्या करता है, ये अवशोषण कर लेता है, किसका, भोज्य पदार्थों का, जो उसको चाहिए। हम बताए थे ना, बड़े बंडल से छोटे बंडल में उस बच्चे को ले जाने के बारे में शुरू में, वही तो जो बड़ा पदार्थ था उसके अणुओं को तोड़ दिया गया अणु के रूप में, और उसे
वह जो छोटा बच्चा है, जो छोटा माध्यम है रुधिर वाहिका, ये क्या करता है, इसको लेकर कोशिका के ओर चला जाता है। ठीक है, कोशिका में जाता है ये, तो क्या करता है, ये ऊर्जा पैदा करता है, ऊतकों का निर्माण करता है, और जो ऊतक टूटे फूटे हैं उन ऊतकों को उन ऊतकों का मरम्मत करता है। ठीक है, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है। बड़ी आंत में चला जाता है, तो बड़ी आंत में इसमें तो इसका पाचन हो गया, तो ये बड़ी आंत में उस भोजन का कायम में से क्या होता है, जल को इसकी दीवार अवशोषित कर लेते हैं। बड़ी आंत क्या करता है, जल को अवशोषित कर लेता है, तो वो जो पदार्थ बचता है अर्ध ठोस, वह कहाँ चला जाता है, रेक्टम में, मलाशय में, वह मलाशय में चला जाता है। उसे समय समय पर गुदा द्वारा एनस द्वारा त्याग दिया जाता है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।